ABCD a complete course destination। So दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि हम लोग अपनी पिछली क्लास के अंदर क्लास 9 के चैप्टर 2 को डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम था स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो हम लोगों ने अपने कुछ क्लासेस के अंदर इस चैप्टर के बारे में काफी कुछ डिस्कस कर लिया है, और अपनी लास्ट ही क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि किस तरह से जो एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है अरेंज होते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम, इसके बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस किया था। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग अगले टॉपिक से शुरू करेंगे, पर जो भी उससे पहले बता दें एक बात कि जो लोग भी इस क्लास को देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले वैलेंसी के बारे में। तो देखो, हम लोग इतना तो जानते हैं कि जो एटम होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अरेंज है। इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर डिफरेंट शेल्स के अंदर अरेंज है, और उसको हम लोग ऑर्बिट्स भी कह देते हैं। ठीक है, मतलब कि जो एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट शेल्स के ऊपर अरेंज्ड हैं। ठीक है, इतना हम लोगों को अच्छे से पता है। सो द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम, जो एटम की आउटरमोस्ट शेल होती है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग क्या बोल देते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसे बोलते हैं? द एटम्स, द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट in the outermost shell of an atom are called valence electrons। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो एटम की आउटरमोस्ट शेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं उन्हें हम लोग बोल देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखो, बोहर एंड बरी की स्कीम को हम लोगों ने अच्छी तरह से डिस्कस किया था। उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि जो आउटरमोस्ट शेल होती है एटम की आउटरमोस्ट शेल के अंदर मैक्सिमम जो है 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही अकोमोडेट कर सकते हैं। जो आउटरमोस्ट शेल है उसके अंदर 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही मैक्सिमम अकोमोडेट कर सकते हैं, ऐसा बोहर एंड बरी की स्कीम के अंदर कहा गया था। ठीक है, तो अगर हम लोग दूसरे वर्ड्स में देखें तो क्या होगा कि जो 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनको हम लोग ऑक्टेट कह देंगे। ओके, इसी को हम लोग कह देंगे, और 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही हम लोग ऑक्टेट कह देंगे। तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटम्स जो हैं उनकी आउटरमोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है, ऐसे एटम्स जिनकी आउटरमोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है, वो जो है लेस केमिकली एक्टिव होते हैं। इसका मतलब कि दोज एटम्स व्हिच हैव देयर आउटरमोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड हैव कंबाइनिंग कैपेसिटी एंड वैलेंसी इक्वल्स टू 0। ठीक है, एटम्स whose outermost shell are completely filled have ऐसे एटम्स जिनके आउटरमोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑक्टेट कंप्लीट होगा या फिर आउटरमोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होगी, उसके जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है और जो उसकी वैलेंसी है वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब बात आती है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होती है। What is combining capacity? So combining capacity of any atom of the element is the tendency to combine to form a molecule with the atom of one or different element। ठीक है, क्या कह सकते हैं? What is combining capacity? Combining capacity of any element is the tendency to combine to form a molecule। एक एलिमेंट है, उसके एटम की कितनी टेंडेंसी है कि वो कंबाइन कर सके मॉलिक्यूल बनने के लिए विथ एटम ऑफ वन और डिफरेंट एलिमेंट्स।
एक या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके एटम के साथ कंबाइन होकर वो एक मॉलिक्यूल को फॉर्म कर सके, उसी को कह देते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, ठीक है। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट व्हाट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी, इट इज एन अटेम्प्ट टू कंप्लीट ऑक्टेट इन द आउटरमोस्ट शेल। जो आउटरमोस्ट शेल है उसके अंदर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक अटेम्प्ट हो सकता है, ठीक है। और ऑक्टेट क्या होता है, ऐसे आउटरमोस्ट शेल जिसके अंदर 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल्ड हो, उनको हम लोग बोल देते हैं दे पोजेस एन ऑक्टेट, ठीक है। उनके पास एक ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। तो जो एलिमेंट्स होते हैं वो जो एटम्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म एन ऑक्टेट इन द आउटरमोस्ट शेल। आउटरमोस्ट शेल के अंदर ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वो रिएक्ट करते हैं, ठीक है। और उसके अंदर क्या होता है, या तो शेयरिंग होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो शेयरिंग, गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट द ऑक्टेट इन द आउटरमोस्ट शेल डायरेक्टली गिव्स अस द कंबाइनिंग कैपेसिटी, और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, वैलेंसी। कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, लूज कर रहा है या फिर शेयर कर रहे हैं, उससे क्या होती है, जिससे कि उनकी ऑक्टेट कंप्लीट हो सके, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी को हम लोग बोल देते हैं वैलेंसी, ठीक है। जो शेयरिंग होती है, गेनिंग होती है और लूजिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की टू कंप्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए शेयरिंग, गेनिंग और लूजिंग को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, वैलेंसी, ठीक है। जैसे कि अब देख लीजिए हाइड्रोजन, लिथियम एंड सोडियम, ये हम लोग कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम एंड सोडियम, इन सबके आउटरमोस्ट शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 1, ठीक है। सो हाइड्रोजन, लिथियम एंड सोडियम के आउटरमोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब कि एक ऑक्टेट किसी और का पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को जो है लूज कर देंगे, तो इनकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, इन सबकी वैलेंसी हो जाएगी 1, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये लूज कर रहे हैं। हमने अभी देखा है या तो शेयरिंग या फिर गेनिंग या फिर लूजिंग, ये जो होंगे इसी को हम लोग वैलेंसी बोलेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम के आउटरमोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं और इसी को बोल देते हैं हम लोग इसकी वैलेंसी, ठीक है। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं हमारे जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम की जो आउटरमोस्ट शेल के अंदर है 2 और 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। हमारी जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के आउटरमोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एल्यूमिनियम के 3 होते हैं। अब क्या करेंगे, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देंगे, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी हो जाएगी 2 एंड एल्यूमिनियम की वैलेंसी हो जाएगी 3। मैग्नीशियम की वैलेंसी हो जाएगी 2 और एल्यूमिनियम की वैलेंसी हो जाएगी 3। देखिए ये तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे, कुछ ऐसे एटम्स थे जिनके आउटरमोस्ट शेल के अंदर बहुत कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे। बट देखिए ऐसे कुछ एटम्स होते हैं जिनके आउटरमोस्ट शेल के अंदर ऑक्टेट के बिल्कुल आसपास के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ऑक्टेट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, तो उनके अंदर 7, 6 हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे एटम्स क्या करेंगे, वो उनकी वैलेंसी डिफरेंट तरीके से फाइंड होती है। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं फ्लोरीन की। फ्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और वैसे जिस तरह से हम लोग ये वैलेंसी फाइंड कर रहे थे, इसके हिसाब से इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 7, लेकिन इसकी वैलेंसी 7 नहीं होगी क्योंकि फ्लोरीन के पास 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसके लिए ये सिंपल होगा कि ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले इंस्टेड ऑफ कि ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना थोड़ा सा इसके लिए डिफिकल्ट होगा, इंस्टेड की किसी और से 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो है गेन कर ले, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। अब फ्लोरीन क्या करेगा, हमारा फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, तो फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1। कितनी वैलेंसी हो जाएगी फ्लोरीन की, 1, क्योंकि 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। यहाँ पे हमने कहा है कि गेनिंग, शेयरिंग और लूजिंग इज कॉल्ड वैलेंसी, इन्हीं को हम लोग कह देंगे वैलेंसी। तो यहाँ पर ये लूज कर रहे थे 1 इलेक्ट्रॉन या फिर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। इस तरह हम लोग देख लेते हैं ऑक्सीजन के केस में, ठीक है। ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6। अब 6 भी ऑक्टेट के बिल्कुल करीब है। 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज करने से अच्छा होगा कि ऑक्सीजन जो है 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा इसी टू कंप्लीट द ऑक्टेट इन द आउटरमोस्ट शेल। आउटरमोस्ट शेल के अंदर 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। ऑक्सीजन की वैलेंसी हो जाएगी 2, इसी तरह फ्लोरीन की वैलेंसी हो गई थी 1, ओके।
ये पता चल गया किस तरह से हम लोग वैलेंसी जो है फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा वैलेंसी का कॉन्सेप्ट। क्या थी वैलेंसी? कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं या फिर शेयर कर रहे हैं टू कंप्लीट द ऑक्टेट इन द आउटरमोस्ट शेल। आउटरमोस्ट शेल के अंदर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसी को हम लोग बोल देते हैं क्या? वैलेंसी। और हम लोगों ने देख लिया किस तरह से इलेक्ट्रॉन शेयर उनकी वैलेंसी हम लोग फाइंड कर सकते हैं एटम्स की। ओके, तो अब देख लेते हैं अपने अगले टॉपिक को, दैट इज एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। क्या होता है एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, ये देख लेते हैं एक बार। पहले हम लोग देखते हैं एटॉमिक नंबर को। तो देखो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा है, हम लोगों ने एटम के बारे में पढ़ा है। तो हम लोगों को इतना मालूम है कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसी न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। सो एटॉमिक नंबर क्या होगा? एटॉमिक नंबर को कौन डिटरमाइन करेगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है किसी एटम के अंदर, किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर, वही डिटरमाइन करते हैं उसके एटॉमिक नंबर को। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं व्हाट इज एटॉमिक नंबर? द नंबर of protons present in the nucleus of an atom is called its atomic number। ठीक है, मतलब कि जो एलिमेंट होता है उसको किस तरह से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, किस तरह से एलिमेंट को क्या शो करता है, एलिमेंट को उसके एटॉमिक नंबर से ही हम लोग डिटरमाइन करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एलिमेंट के अंदर कितने एटॉमिक नंबर होते हैं? किसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1, क्योंकि हाइड्रोजन के एटम के अंदर 1 नंबर ऑफ प्रोटॉन है। ठीक है, हाइड्रोजन के एटम के अंदर 1 नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो इसका मतलब कि इसका एटॉमिक नंबर हो गया 1। तो एटॉमिक नंबर जो होता है इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है Z से। ठीक है, सो दिस इज आवर एटॉमिक नंबर। अगली बात कर लेते हैं हम लोग एटॉमिक मास के बारे में। एटॉमिक मास, सबसे पहले तो एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल ए से। ठीक है, तो एटॉमिक मास क्या है? देखो हम लोगों को पता है, हम लोगों ने पीछे भी जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स की स्टडी की थी तो हमें पता चला था कि जो एटम होता है उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियस के अंदर। तो हमने ये देखा था, ये कंक्लूजन आया था कि जो एटम है उसका मास किसकी वजह से है? द मास ऑफ एटम इज ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की वजह से जो है मास है एटम का। तो हम लोग प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को क्या कह सकते हैं? न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को हम लोग क्या कह सकते हैं? न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, सो व्हाट इज एटॉमिक मास? द सम ऑफ masses of protons and neutrons present in the nucleus of an atom। एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वही उसका एटॉमिक मास हो जाएगा, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। जैसे कि हम लोग को पता है कि कार्बन का मास कितना है? मास ऑफ कार्बन इज 12U। कार्बन का मास होता है 12U। अब मतलब कि कार्बन का मास किसकी वजह से है? 6 प्रोटॉन की वजह से एंड 6 न्यूट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, मतलब 6 प्रोटॉन की वजह से इसका मास और 6 न्यूट्रॉन की वजह से इससे उसका टोटल मास 12U हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से जो हमारा एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का मास कितना होता है? 27U। 27U एल्यूमिनियम का मास है, जो कि क्यों है? बिकॉज ऑफ द 13 प्रोटॉन्स एंड 14 न्यूट्रॉन्स। उसके अंदर 13 प्रोटॉन्स और 14 न्यूट्रॉन्स है, जिसकी वजह से उसका एटॉमिक
मास है 20, एटॉमिक मास है 27u। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा एटॉमिक नंबर और ये हो जाता है एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से, और कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है इनसाइड द न्यूक्लियस वही डिटरमाइन करते हैं एटॉमिक नंबर को। और एटॉमिक मास क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के मासेस को एडअप कर दो तो वो एटॉमिक मास हो जाता है। तो हम लोग बात करते हैं नोटेशन ऑफ द एटम। एटम की नोटेशन कैसी होती है, किस तरह से हम लोग एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले सिंबल ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का सिंबल जो है वो लिखा जाता है, उसके ऊपर क्या होगा, उसका मास नंबर लिखा जाता है, और नीचे जो है एटॉमिक नंबर लिखा जाता है। तो इस तरह से हम लोग जो है रिप्रेजेंट करते हैं एक एलिमेंट को। जैसे मान लीजिए एक्स एलिमेंट है, तो ऊपर क्या होगा हमारा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते थे, सॉरी ऊपर होगा मास नंबर, मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते थे, ए से, एंड एटॉमिक नंबर को जेड से। तो इस तरह से हम लोग एक एलिमेंट को जो है रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो ये तो हो गया हमारा एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास के बारे में डिस्कशन। आज हमने वैलेंसी, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा छोटा सा टॉपिक रहता है आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स का, वो कंप्लीट करेंगे और कुछ क्वेश्चंस इन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे अगली क्लास के अंदर। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।